Is the screen is visible to everyone? यस सर। Okay, thank you. चलिए गाइस, सो आज हम यस लोग सर। इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 2 का तीसरा कोर पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंटरमीडिएट स्टैट्स। दो जो आपका इंटरमीडिएट एमएमई और मैक्रो पेपर था, उनका पहला क्लास हो चुका है ऑलरेडी। मतलब हम लोगों ने क्लास 1 एमएमई का कर लिया है, क्लास 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का कर लिया है। आज हम लोग स्टैट्स का पहला क्लास करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करने से पहले जो भी हम लोग पढ़ेंगे आज, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, क्या सब आपको पढ़ना है। तो जो आपका ये इंटरमीडिएट स्टैट्स का पेपर है, ये 4 डिफरेंट यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है। जिसमें आपका जो पहला यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है सैम्पलिंग के बारे में। ओके, तो जैसा कि सेमेस्टर 1 में मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग अभी जो भी कर रहे हो वो सब पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। आप बस सीख ही रहे हो स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करना। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पॉपुलेशन छूटता जाएगा और आप सैंपल को पकड़ के चलते जाओगे। मतलब जो भी जितना भी आपने स्टैटिस्टिकल टूल सीखा है और जो आगे आप सीखोगे, वो 10 में से 9 बार, ऐसा बोला जाए कि 90% आप हमेशा सैंपल डेटा पे यूज करोगे, ना कि पॉपुलेशन पे। ऐसा क्यों करोगे, इसके पीछे का रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो पहले यूनिट में आपको पढ़ना है, दैट इज सैंपलिंग के बारे में। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है कि सैंपल क्या होता है, किस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से सैंपल पे हम लोग अलग अलग जो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिकल टूल्स पढ़े थे वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड सो। इसके बाद जो आपका सेकेंड यूनिट है, इसके अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन। आप लोगों को कोई नॉइज आ रहा है बाहर से, अलग से, किसी तरीके का? नो सर। ओके। नो सर। तो सेकेंड यूनिट है आपका एस्टिमेशन। ये थोड़ा मैथमेटिकल रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिकली जो भी आप सैंपल लोगे, उस सैंपल से एरर आने के चांसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशिएशन के हेल्प से आप अलग अलग मॉडल में कौन से सैंपल को आप यूज करोगे, ये सब सीखने वाले। तो पहला यूनिट आपको बस बेसिक चीजें सिखाएगा। दूसरा यूनिट आपको एक मैथमेटिकल कंसेप्ट बताएगा इन स्टैट्स के अंदर में। इसके बाद एक तीसरा यूनिट है आपके पास, दैट इज इन्फ्रेंस। इसको मैं ना यूनिट नंबर 4 के साथ बताता हूँ। यूनिट नंबर 4, इसमें आपको पढ़ना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ध्यान से। हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो इसको और इसको एक साथ पढ़ेंगे। इसमें होता वाईफाई। क्या है, आप प्लीज प्रियांशी अपने आप को म्यूट कर लो, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है। ओके, सो आप इन्फ्रेंस में क्या कर रहे होते हो कि आप दो टाइप के एरर फाइंड आउट कर रहे होते हो। एक तो टाइप 1 एरर, एक टाइप 2 एरर। मतलब जो भी आप प्रिडिक्शन करोगे उसमें एरर आने के चांसेस या एरर आने की जो एरिया है वो आप फाइंड आउट कर रहे होते हो। और उसी के हेल्प से आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर में जो आप कल्पना कर रहे हो, जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, उसको चेक करते हो कि वो सही है या गलत है। मतलब यहाँ पे आप दो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए दो स्टेटमेंट सेट करोगे कि हाँ ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो आप लेटर सपोज एक नल हाइपोथेसिस सेट करोगे, एक अल्टरनेटिव सेट करोगे। नल में रखोगे कि हाँ मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, अल्टरनेटिव में रखेंगे नहीं होगा। तो इन दोनों में से जो भी रिजेक्ट हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली आप जो भी प्रिडिक्शन करोगे उसी के ऊपर आप चेकिंग करना चाहते हो कि एक्चुअली में आपका प्रिडिक्शन सही होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितना इंटरवल, मतलब कौन से कॉन्फिडेंस लेवल पे होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बाकी अभी फिलहाल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले यूनिट में आप सिंपल बेसिक टर्म पढ़ोगे, सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, एंड सो ऑन। इसके बाद थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करोगे एस्टिमेशन में। फिर आप एरर को निकालना सीखोगे, और उस एरर के हेल्प से आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हो वो सही है या गलत है वो आप चेक करोगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों के चारों यूनिट अपने में इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मैं थोड़ा वेटेज की बात करूं, तो आपके पहले यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सेकेंड यूनिट से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड फोर्थ यूनिट से आपको फिर अगेन 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो ये
सेकेंड एंड फोर्थ यूनिट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज भी ज्यादा है। और आगे जब आप पढ़ोगे स्टैट्स के बाद इकोनोमेट्रिक्स वगैरह या कई भी जगह पे जब स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करोगे, तो वहां पे भी आपको ये यूनिट नंबर 2 एंड 4 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वैसे पूरा का पूरा टॉपिक आपका अब मतलब जो भी आप पढ़ोगे ना वो सब काम देने वाला है। सेमेस्टर 1 में जो आपने पढ़ा था वो बस सीख रहे थे आप। अभी से जो भी पढ़ोगे वो हमेशा आपको आगे का रियल लाइफ सिनेरियो में आप बीइंग इकोनोमेट्रिशियन या बीइंग और डेटा एनालिटिकल, आप अगर कोई भी मॉडल को तैयार करते हो तो ये सारा कंसेप्ट आपको वहां पे यूज आएगा। तो मतलब सेमेस्टर 2 आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे मैं आपको समझाता हूँ एक चीज। आपका जो पेपर है इस साल कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से यहां से क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। और ये चारों के चारों क्वेश्चन कंपलसरी होगा। और इसकी वेटेज कितनी होगी? 50 नंबर। ठीक है। तो दो दो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा जो कि आपके लिए कंपलसरी है, आपको उसको करना ही करना है। सिमिलरली जब मैं 3 एंड 4 की बात करूं, तो 3 एंड 4 से आपके पास टोटल क्वेश्चन 3 आएंगे, जिस 3 क्वेश्चन में आपको ओनली 2 करने हैं। तो इस 3 में से आपको क्या करना है? 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा किसी एक क्वेश्चन को छोड़ने का, जो भी आपको टफ लगे वो बात की बात है। तो यहाँ से आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन आ गए। तो 4 + 3 7, 7 में से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 6 क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। और 15 नंबर का मतलब इसके सब पार्ट्स भी होंगे, मतलब लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में 2 या 3 पार्ट्स हो सकता है। और 2 या 3 ही होगा, या मतलब मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे, उससे ज्यादा पार्ट्स नहीं हो सकता। क्योंकि मैक्सिमम जो हर एक क्वेश्चन का, सॉरी, जो मिनिमम वेटेज है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो 5 नंबर है। तो या तो 3 क्वेश्चन होंगे किसी पर्टिकुलर वन पार्ट के सब पार्ट में, या तो 2 या तो 1, वो डिपेंड करता है जैसा आपको क्वेश्चन मिले। किसी को कोई डाउट है सिलेबस को रिलेट करके या कोई पैटर्न को रिलेट करके? नो सर। सबको क्लियर है? चलिए, अगर ये सबको क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टैट्स को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग सैंपलिंग को स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1 को, उसको खत्म करेंगे। फिर सीक्वेंस में यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे। एंड फिर थर्ड एंड फोर्थ को एक साथ स्टार्ट करके एक साथ खत्म करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले कुछ और पढ़ाऊंगा, ये सीक्वेंस में ही चलेंगे, जैसा आपकी सिलेबस में दिया गया है उसी तरीके से करेंगे। और ये सारे के सारे टॉपिक हम लोगों को एक ही बुक से करना है, दैट इज JLD बुक, जो आप आज सेमेस्टर 1 में फॉलो कर रहे थे। JLD चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक के कुछ सेक्शंस आपको करने हैं। कुछ कुछ चीजें नहीं करनी है, कुछ कुछ चीजें करनी है, वो मैं आप सब लोगों को साथ साथ बताता चलूंगा जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर? यस। चलिए, क्लियर है तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। ओके। और यूनिट 1 में जो टॉपिक है आपका दैट इज सैम्पलिंग। सो मेनली यहाँ पे हम लोग सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं सैंपल होता क्या है। सैंपल इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होता है वैसे आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, फिर मैं अगेन रिपीट करता हूँ। जब भी आप पॉपुलेशन, आप कभी किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। पॉपुलेशन क्या होगा वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जब भी आप किसी भी फील्ड में अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके कोई भी प्रिडिक्शन करना चाहते हो या कोई भी रिजल्ट निकालना चाहते हो, तो उस फील्ड में जितने भी डेटा अवेलेबल है उन सभी डेटा को अगर आप साथ में कंसीडर करोगे तो वो आपका पॉपुलेशन होगा। लेटर सपोज आपको मान लेते हैं आपको एक काम मिला कि CBSE क्लास 12th में दिल्ली के स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस रहा है ये चेक करना। तो जो दिल्ली आपका रीजन है, इस रीजन के अंदर में जितने भी CBSE क्लास 12th का स्टूडेंट होगा वो आपका पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन क्लास 12th में तो कई सारे बच्चे हैं जो बिहार के होंगे, यूपी के होंगे, हरियाणा के होंगे, लेकिन आपको उसको कंसिडर ही नहीं करना। तो मतलब जिस भी आप फील्ड में अपना काम करना चाह रहे हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करना चाह रहे हो, उसी फील्ड का बस आपको सारे के सारे डेटा को कलेक्ट करना है, वो आपका पॉपुलेशन कहलाएगा। अब मैंने बोला कि सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज दी सैंपलिंग। अब इसी दिल्ली के जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं उन सबको जब आपने कलेक्ट कर लिया, उन्हीं में से कुछ बच्चे को जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल। जैसे कि मैंने लेटर सपोज बोला कि एक सेट ए है, मैथमेटिकल टर्म्स में बोल रहे हैं, और इस सेट ए में कई सारे एलिमेंट हैं, जिसको आपने बोला ये पॉपुलेशन का सेट है।
अब इन्हीं में से आपने एक सेट एस बनाया जिसमें भी कई सारे एलिमेंट कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये जितने भी एलिमेंट एस में है ना, ये सब के सब एलिमेंट ऊपर वाले ए से ही लिया गया है। मतलब ये एलिमेंट जो भी एस में है वो ए में भी अवेलेबल है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेट एस इज द सबसेट ऑफ सेट ए, और यू कैन से पॉपुलेशन। तो बेसिकली मतलब होता है कि हम लोग अपने पॉपुलेशन में जितना डेटा होता है उन्हीं में से जो कुछ डेटा को कलेक्ट करके यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग सैंपल कहते हैं। किसी को डाउट एनी वन सैंपल में? नो। क्लियर है? चलिए। तो सैंपल इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है। आई थिंक ये आपको पहले से भी पता होना चाहिए, नहीं पता तो आई होप आप क्लियर हो चुका हो। अब आगे बढ़ते थोड़ा। चलिए, अब ध्यान से देखते हैं। कहता है कि लेटर सपोज आपके पास पॉपुलेशन अवेलेबल है, तो आप सैंपल क्यों यूज कर रहे हो? पहली बात तो ये सैंपलिंग क्यों सीख रहे हैं हम लोग, सैंपल का यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। तो कई बार आपके पास जो पॉपुलेशन डेटा है वो इतना बड़ा होता है, इतना ह्यूज होता है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते फॉर मेजरिंग। उसको मेजर करना, उसको कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस टाइम पे आप पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करके उसके आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब किसी भी डेटा सेट को कंसिडर करते हो। जब आप आगे अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखोगे, आर सीखोगे, आप अगर आपने सीखा होगा, तो हम लोग कई बार बहुत बड़ा डेटा को रन करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। और पॉपुलेशन की बात करें तो कई कई बार आपको ऐसा सिनेरियो मिलेगा जिसमें पॉपुलेशन आपको इनफाइनाइटली गिवन होगी पॉपुलेशन डेटा से, तो आप उसको रन नहीं कर पाओगे अपने रिग्रेशन में। तो ऑन दैट टाइम सिंस मैं पॉपुलेशन इतना बड़ा होता है जिसको कि मैं पूरा अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मेजर नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैं सैंपल का यूज करता हूँ। मैं उस पॉपुलेशन को छोड़कर उसी में से कोई डेटा लेता हूँ और उसको उस डेटा पे मैं अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके प्रिडिक्शन करता हूँ। पहला तो रीजन ये है सैंपल का कि पॉपुलेशन हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो पॉपुलेशन की हेल्प से मैंने सैंपल लेकर सैंपल को सॉल्व किया, और जो भी सैंपल का रिजल्ट आया उसी से मैं पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार अगर आप पॉपुलेशन पूरा कंसिडर कर भी लेते हो और उसको सॉल्व करके आप प्रिडिक्शन कर भी देते हो, तो उससे जो प्रिडिक्शन आप करोगे वो आपका गलत हो सकता है। इसके वजह ये क्यों हो सकता है, दूसरा रीजन समझो आराम से। मैं बोल रहा हूँ, लेटर सपोज आपको ना एक काम दिया गया, आपको बुलाया गया बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन, और आपको बोला कि मेरे को ना इस मार्कर का डिमांड बता कि 2025 में इस मार्कर का डिमांड कितना होगा एट प्राइस 10। तो इस मार्कर का प्राइस है लेटर सपोज 10 रुपए, और बोला गया आपको कि 2025 में इस मार्कर का डिमांड कितना होगा ये आप मेरे को बता। तो अभी जितना आपने सीखा है, अभी जितना आपके पास नॉलेज है, आप क्या करोगे, ये मार्कर जब से मार्केट में आया है, लेट सपोज ये मार्कर 2005 में मार्क आया हुआ था मार्केट में, या 2004 में आया हुआ था लेट सपोज, और लेट सपोज 2024 अभी बीता है, तो ये 24 साल में 24 ईयर्स के डेटा सेट को आप लोगे, 24 ईयर्स के डेटा सेट को आप अलग अलग ईयर चेक करोगे। लेट सपोज ये जो प्राइस है 10 रुपीज, ये फिक्स्ड है, मतलब 2004 में भी प्राइस 10 था और 2025 में भी प्राइस 10 ही है, तो मान लेते हैं प्राइस फिक्स्ड है। नॉर्मली आपको बोला गया बताओ कि 2025 में कितना डिमांड होगा। तो एक सिंपल कंसेप्ट जितना आपने सीखा है, आप क्या करोगे, 2004 में प्राइस 10 रुपए पे जितना डिमांड हुआ है वो डेटा आपके पास आ जाएगा। 5 में कितना हुआ है, 6 में कितना, सबको आप कलेक्ट कर लोगे, टोटल आपके पास 24 डेटा आ गया। इसका आप एक एवरेज निकालोगे जिसको आप मीन कहते हो, और जो भी मीन आएगा आप बता दो कि यही आपका एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में भी यही हो। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपने प्रिडिक्शन किया है वो आपने क्या किया, इस पूरे डेटा को कलेक्ट किया, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि 2004 से लेकर 2010 तक इस पेन की डिमांड कुछ और होगी, 2010 से लेकर 2020 तक इस पेन की डिमांड कुछ और होगी? लेटर सपोज ये डिजिटल पेन है जहां पे ना इंटरनेट की बेसिकली एबिलिटी यूज होती है। तो बताओ 2000 जब से लेटर सपोज जियो से पहले क्या इंटरनेट इतना अच्छे तरीके से एक्सेसिबल था? नहीं था। नो आप सर। लोग पे करते थे तब मिलता था। तो ऑन दैट टाइम क्या इतना डिजिटली सब लोग थे? नहीं थे, मतलब ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे डिजिटली। तो अगर मैं 2000 सपोज 2015 में ये जियो आया, मुझे अच्छे से याद नहीं कब आया, जो भी हो, तो 2015 से इस डिजिटल पेन का डिमांड पहले कुछ और होगा, 2015 के बाद कुछ और होगा। अगर मैं 2015 से पहले वाला भी डेटा को अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स में यूज कर लेता हूँ, तो मेरा जो मीन आएगा उसमें रॉन्ग आने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सट्रीम पॉइंट आ जाए जो कि आप ट्रिम्ड मीन के कंसेप्ट में सॉल्व करते थे, कि कुछ आपके पास ऐसे आउटलायर्स। भी पॉइंट, हाँ, आउटलायर्स आ जाए जो कि आपके पूरे के पूरे एवरेज को बहुत गलत बता देगा।
तो इन सब सिनेरियो में भी हम लोग क्या करते हैं, पूरे डेटा को ना लेकर कोई सैंपल डेटा लेते हैं। अगर मैं अच्छा रिजल्ट बताना चाहता हूँ तो मैं 2015 से लेकर, जब से ये डिजिटल मतलब जो जियो आया, जब से इंटरनेट सबको आराम से फ्री में मिल रहा है, तो 2015 से लेकर 2024 तक का मैं बस डेटा लूंगा। डेटा मेरे पास अवेलेबल था 2004 से लेकर 2024 का, बट मैंने 2015 से 2024 का लिया। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने इसी का एक सैंपल लिया, और इस सैंपल से जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा, इसी रिजल्ट से मैं पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करूंगा। तो इसलिए भी हम लोग सैंपल को यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? यस। तो यहाँ पे समझ में आ गया सैंपल क्यों यूज करते हैं, एंड क्या सब कारण है इसका। थोड़ा मैं इसको रिमूव कर लूँ, चल। अब यहां से देखते हैं आपको पढ़ना क्या है सब यहाँ। सबसे पहला, दैट इज नोटेशन। सिंस सेमेस्टर वन में आपको सैंपलिंग अच्छे तरीके से आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो वहां पे आप कोई भी नोटेशन यूज करते तो आपको मार्क्स मिलता। वहां पे मैंने कई एक आध बार मैंने क्लास में भी बोला है कि अभी आप लोग पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, सैंपल आपको इंट्रोड्यूस किया गया ही नहीं है। तो वहां पे आप कुछ भी अगर नोटेशन में ऊपर नीचे करते तो मार्क्स मिलता। लेकिन आज आपको सैंपलिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो अब पॉपुलेशन के लिए आप अलग साइन यूज करोगे एंड सैंपल के लिए अलग साइन यूज करोगे। और वो साइन क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, नोटेशन क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया, लेटर सपोज अगर पॉपुलेशन है तो क्या यूज करेंगे, अगर सैंपल है तो क्या यूज करेंगे। सबसे पहला, तो पहला हमारे पास आगे लेटर सपोज साइज के बारे में बात करते हैं। अगर मेरे हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है, अगर वो पॉपुलेशन डेटा है, तो उसके साइज को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से। अगर वो सैंपल डेटा है, उसके साइज को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल एन टेंड्स फॉर पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन टेंड्स फॉर सैंपल साइज। तो पहला टर्म ये। दूसरा टर्म मीन, और यू कैन से एवरेज। अगर आपके पास पॉपुलेशन का मीन दे रखा है, उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका यू नहीं है, म्यू है, ठीक है। तो उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास मीन सैंपल का दे रखा है, अगर आप सैंपल डेटा से मीन निकाल रहे हो, इसको आप लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? किसी को डाउट एनी वन? नो नो सर। सर। ये यहाँ पे, कैपिटल है। यहाँ अगेन बोलना ये एक्स। हाँ सर, ये कैपिटल हाँ है। हाँ बिल्कुल कैपिटल है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं ये जो म्यू है, पॉपुलेशन मीन कैसे निकालते थे हम लोग, समेशन ऑफ एक्स, लेट अस सपोज जो डेटा गिवन है वो एक्स के फॉर्म में गिवन है, वेरिएबल के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अगर मैं सैंपल मीन निकालूंगा तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ये फॉर्मूला होगा पॉपुलेशन का, सैंपल का। अब आगे आते हैं, जैसे साइज और मीन हो चुका है, इसके बाद लेट अस सपोज हमारे पास है वेरिएंस। वेरिएंस को पॉपुलेशन में हम लोग सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस में म्यू का स्क्वायर ऑल अपॉन में कैपिटल एन। अगर आपको याद हो तो आप लास्ट मतलब सेमेस्टर वन में आप यहाँ म्यू के जगह पे एक्स बार भी लिख देते थे, लेकिन सेमेस्टर वन तक चलता, अब नहीं चलेगा। अब अगर आप म्यू की जगह पे एक्स बार लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपको पॉपुलेशन मीन इसमें डिवाइड करना है। सिमिलरली वेरिएंस हम लोग यहाँ पे सैंपल के करस्पॉन्ड में एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार का स्क्वायर होल अपॉन में स्मॉल एन माइनस वन। स्मॉल एन माइनस वन को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, और वो क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं वन? नो। चलिए, इसके बाद एक टर्म हमारे पास बेसिकली, चलो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे करते थे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे पॉपुलेशन में। यहाँ पे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी फॉर्मूला पे बस स्क्वायर रूट लग जाएगा, और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, परसेंटेज की तरह होता है, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 बस नहीं करते, बाकी जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल आउटकम से। जैसे लेटर सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ कि पूरे डीयू में ना 10,000 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, और राजधानी कॉलेज मैंने एक उठाया सैंपल, और राजधानी कॉलेज में मान लेते 1,000 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। तो मैं प्रोपोर्शन निकालना चाहता हूँ कि पूरे डीयू में जितने भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे हैं, उनमें से कितना प्रोपोर्शन राजधानी कॉलेज का है। तो कैसे निकालूंगा, 1,000 अपॉन में 10,000। तो ये आपका प्रोपोर्शन आ जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो ये हो जाए आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? ये यस क्लियर सर। है प्रोपोर्शन यस। कंसेप्ट?
चलिए, सो प्रोपोर्शन को हम लोग जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन है तो कैपिटल पी, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस में कैपिटल एन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का साइज। और अगर ये सैंपल का है तो स्मॉल पी, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन में स्मॉल है। ये क्लियर? यस सर। तो सर ओके। ये यहाँ कैपिटल एक्स क्या है? ये कैपिटल एक्स, लेटर सपोज राजधानी कॉलेज का जो मैंने लिया था ना स्टूडेंट, वो उसकी वैल्यू है। और कैपिटल एन आपका डीयू के पूरे बच्चों का वैल्यू, मतलब पूरे पॉपुलेशन का साइज। क्लियर? ओके सर। यस सर। अब आगे देखते हैं। अब जब कई सारे बुक, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक आप एक्सक्यूज मी लोगे। सर। यस। सर तो स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? जैसे अगर एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का साइज हो गया तो स्मॉल एन क्या ये होगा? सैंपल प्रोपोर्शन निकाल रहे हो आपने, लेटर सपोज ऐसा किया है कि पूरे डीयू को न लेकर आपने 10-12 कॉलेज को बस कंसीडर किया है। ओके। ठीक है, उस 10-12 में से आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का प्रोपोर्शन निकाल रहे हो। ओके। चल, यस सर। आगे बढ़े। यहां तक समझ में आ गया? चलिए। सो यहाँ आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना, राजधानी कॉलेज आपका सैंपल नहीं है, राजधानी कॉलेज का प्रोपोर्शन निकाल रहे हो। सैंपल बेसिकली क्या मतलब होता है, अगर मैं पूरे डीयू के सारे कॉलेज को कंसीडर करूंगा तो पॉपुलेशन, उनमें से 10 कॉलेज को लेकर चल रहा हूं तो सैंपल। पूरे सारे कॉलेज के साथ में राजधानी कॉलेज का बच्चा को देखूंगा तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अगर 10 कॉलेज के साथ में राजधानी के बच्चे को देखूंगा तो मैं सैंपल प्रोपोर्शन। अब क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। सो कई बार लेटर सपोज आप डिवोर्स से हटके या कहीं और, मतलब दूसरा बुक अगर आप फॉलो करते हो या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम वगैरह में बैठते हो ना, तो समटाइम्स आपको ये जो सैंपल मीन है, जिसको आपने एक्स बार से रिप्रेजेंट किया है, इसी चीज को, जो आपका पॉपुलेशन मीन है म्यू, इस पे हैट लगा दिया जाता है। तो अगर किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर पे हैट लग जाए, जो ऊपर में कैप लगा हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो उसी पॉपुलेशन का सैंपल पैरामीटर है, मतलब एस्टिमेटेड है। तो हम लोग सैंपल मीन को म्यू हैट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। सिमिलरली अगर वेरिएंस, पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो अगर मेरे पास सिग्मा स्क्वायर और इसके ऊपर हैट लग जाए, कैप लग जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये वेरिएंस आपके सैंपल का है। तो जिस भी पैरामीटर पे कैप लग जाता है, जिसको हम लोग हैट बोलते हैं, वो पैरामीटर उसके अपने पॉपुलेशन का एस्टिमेटेड होता है। क्लियर? सर कैन यू रिपीट अगेन, योर हाँ वॉइस वाज हाँ। ब्रेकिंग। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जिस भी पैरामीटर के ऊपर में हैट लगा होता है, जैसे लेटर सपोज यहाँ पे म्यू पे हैट लगा हुआ था, सिग्मा स्क्वायर पे हैट लगा हुआ था, तो जिस भी पैरामीटर पे हैट लगा होता है, तो हैट का बेसिकली मतलब ये है कि वो पैरामीटर अपने पॉपुलेशन का एस्टिमेटेड होगा, मतलब अपने पॉपुलेशन का सैंपल होगा। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे बोला म्यू पे हैट लगा है, तो म्यू क्या होता है? पॉपुलेशन मीन। तो अगर हैट लगा है तो ये सैंपल मीन होगा। यस सर, क्लियर। चलिए। सर तो तो हम अगर एक्स बार को म्यू पे हैट भी लग। लिख सकते हैं, बिल्कुल। आपको हो सकता है पेपर में भी दिख जाए, या आगे जाके आप अलग अलग बेसिकली इंट्रांस पेपर दोगे या कोई भी अलग पेपर दोगे, तो वहां पे आपको ऐसा सिंबल दिख सकता है। तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा सा बियॉन्ड भी पढ़ाऊंगा, सो डेट कि आपको, अगर आप अलग ऑथर के बुक को फॉलो कर रहे हो या अलग टाइप के क्वेश्चंस करो, तो वहां पे भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला टर्म जो हम लोग सीखने वाले थे, डेट इज नोटेशन, इसमें किसी को डाउट? एनीवन? नो सर। चलिए, आते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म जो हम लोग सीख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डेट इज नंबर of ways for selection the sample data। अगर मेरे पास कोई पॉपुलेशन डेटा गिवन है और उस पॉपुलेशन से मेरे को सैंपल को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है? सो इसमें दो टाइप के कंसेप्ट आते हैं। एक आता है विथ रिप्लेसमेंट, कि अगर आप डेटा को, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको विथ रिप्लेसमेंट के साथ ले रहे हो, विथ रिप्लेसमेंट। एक आता है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। यस, एक डाउट है? ओके। सो मेरी वॉइस सबको क्लियर नहीं है या फिर प्रांसी बस आपको नहीं है? सभी को क्लियर आ सर रही है? क्लियर है। आई डोंट नो सर क्यों दो क्लियर है। तीन ऐसा हो रहा है कि कुछ कुछ बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके, मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ।
यहाँ मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके। सो मैंने बोला यहाँ पे एक है आपका विथ रिप्लेसमेंट, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन अलाउड होता है, मतलब जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होगा उसका आप रिपीटेशन कर सकते हो। और विदाउट रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अभी समझ जाएंगे एग्जाम्पल के हेल्प से। तो मैंने क्या बोला आपको कि अभी हमें अगर पॉपुलेशन डेटा गिवन है तो उससे सैंपल डेटा सेलेक्ट करना है, तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज वो निकाल रहे हैं। तो उसमें भी दो मेथड्स है, अगर आप विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो क्या होगा, विदाउट कर रहे हो तो क्या होगा। अगर विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एन पे पावर स्मॉल एन। जहां पे कैपिटल एन का मतलब है पॉपुलेशन का साइज, स्मॉल एन का मतलब है सैंपल का साइज। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCN। अगेन कैपिटल एन इज द पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन इज द सैंपल साइज। पहले ये क्लियर है सभी को? सर कैन यू यस सर। रिपीट? अगेन मैं बोल रहा हूँ, विथ रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला होता है एन पे पावर एन, मतलब कैपिटल एन पे पावर स्मॉल एन, जहां पे कैपिटल एन आपका पॉपुलेशन का साइज होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेटा, और स्मॉल एन आपका सैंपल साइज होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है NCN। सेम चीज, कैपिटल एन पॉपुलेशन का, स्मॉल एन सैंपल का साइज। क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। तो लेटर सपोज हमारे पास, मैंने बोला एक आपके पास पॉपुलेशन डेटा है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके पास एक पॉपुलेशन डेटा गिवन है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, और डेटा है कुछ इस तरीके से 1 2 3। तो कैपिटल एन मेरे पास कितना है, 3 है। एग्री करते हो? अगर मैं यस सर। पॉपुलेशन डेटा को करूँ तो मेरे पास यस सर। पॉपुलेशन डेटा का साइज 3 है ना, 3 वेरिएबल है तो 3 डेटा है। अब आपको यहाँ पे बोला कि इस गिवन पॉपुलेशन डेटा से आप ना दो दो के सैंपल बनाओ, मतलब स्मॉल एन आपको 2 लेना है, मतलब दो दो के सैंपल बनाओ। तो गिवन एक पॉपुलेशन डेटा था और आपको दो दो के सैंपल बनाने हैं, तो कितने सैंपल बन सकते हैं वो आप निकालना चाहते हो। तो आप अगेन पूछोगे किस तरीके से बनाना है, विथ रिप्लेसमेंट बनाना है या विदाउट रिप्लेसमेंट लेके चलना है। अगर विथ रिप्लेसमेंट बनाना है तो आप सर नंबर स्मॉल ऑफ, एन टू क्यों है? यस स्मॉल एन मैंने बस सेलेक्ट किया है, ये टू नहीं है, अपने मन से मैंने टू लिया है कि अच्छा, मेरे को ना, एज्यूम करना है स्मॉल एन। अज्यूम किया, हाँ अपने से अज्यूम नहीं करना, पेपर में एग्जामिनर आपको देगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, रियल लाइफ में जो भी आप काम करोगे तो वहां पे आपको खुद से समझना होगा। चलिए, सो नंबर ऑफ वेज की बात कर रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे पास 3 साइज के पॉपुलेशन डेटा गिवन है, मतलब कैपिटल एन मेरे पास 3 है, उसमें से दो दो के मेरे को सैंपल बनाना है विथ रिप्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो एन पे पावर एन, मतलब कैपिटल एन मेरे पास 3 है, स्मॉल एन मेरे पास 2 है, इज इक्वल टू 9। तो मतलब टोटल 9 वेज है विथ रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल निकालने का, दो दो के सैंपल बनाने का। सिमिलरली अगर कहता विदाउट रिप्लेसमेंट बनाओ, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए कैसे निकालते, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेज का, वो होता है NCN। यहाँ पे बेसिकली कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो कैपिटल एन मेरे पास कितना है, कैपिटल एन है हमारे पास 3, कॉम्बिनेशन और स्मॉल एन मतलब कितने के बनाने हैं, दो दो के बनाने हैं, 3C2। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 3 आएगा। क्लियर? कॉम्बिनेशन सबको सॉल्व करना आता है, ये तो आता है ना सॉल्व करना यस कॉम्बिनेशन। सर। यस सर। सेमेस्टर 1 से 2 पे आ चुके हो, ठीक है ना? चलिए, अब बोला आपको इसी चीज को लिस्ट करो, मतलब जो आपने ये बोला ना कि विथ रिप्लेसमेंट में 9 डिफरेंट डिफरेंट सैंपल हम लोग बना सकते हैं दो दो का, और विदाउट रिप्लेसमेंट में 3 डिफरेंट डिफरेंट सैंपल बनेगा दो दो का। तो उस चीज को बताओ, लिस्ट करो कि वो क्या सब हो सकता है। तो पॉपुलेशन डेटा आपका क्या सब था, जो आपका पॉपुलेशन डेटा गिवन था वो क्या सब था, 1 2 3। तो पहले देखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, अगर विदाउट इसमें से मैं दो दो के सैंपल बनाऊं और विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको रिपीटिशन नहीं कर सकते, तो क्या सब हो सकता है। एक तो 1 2, बताओ, एक तो 1 3, एक तो टू 2 थ्री। 3। 3 2। अब इसके अलावा कुछ भी हम करें तो रिपीटिशन हो जाएगा। यस सर। ओके,
तो ओनली ये 3 ही सैंपल बन सकते हैं। तो कहने का मतलब पता क्या है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, दो दो के डिफरेंट डिफरेंट 3 सैंपल आपके पास आए। ये टोटल मिलाकर एक सैंपल नहीं है, ये टोटल मिलाकर 3 डिफरेंट सैंपल है, दो दो ऑब्जर्वेशन के। क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर। सिमिलरली अगर मेरे को बोलता इसको लिस्ट करो नंबर ऑफ वेज विथ रिप्लेसमेंट के साथ, इस 1 2 3 को, तो कैसे कैसे लिख सकते थे? 1 1 1 2 1 2 1 3। 1 3, फिर 2 1, सिमिलरली चलता जाता, 2 2 2 3, फिर 3 1 सर 3 आपकी 2 वॉइस क्लियर नहीं है। 3 3। मेरी वॉइस अगेन क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। सर क्लियर है क्लियर सर। है। रुको मैं एक बार दूसरा अपना ये डॉक्स यूज करता हूँ। 1 सेकेंड गाइस। ओके, अब बताना क्लियर है? यस सर। अब आ रही है अच्छे से आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए। माइट भी जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, हो सकता है आपको कुछ इंटरनेट इश्यू हो। बाकी फिर भी मैं चेक करता हूँ आज की क्लास के बाद, क्योंकि लगातार 2 3 क्लास ऐसा हो रहा है कि आप लोग को आवाज अच्छे से क्लियर नहीं आ रही है। बट फिर ठीक ठीक ये देखते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि नंबर ऑफ वेज निकाला विथ रिप्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 3 सॉरी नॉट 3, टोटल 9 डिफरेंट सैंपल बनकर आए हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? ये आपका यस एक सर। अलग सैंपल है जिसमें कि आपने बस 1 1 लिया है। ये आपका एक अलग सैंपल है जिसमें आपने डेटा 1 और 2 लिया है। एंड सिमिलरली ये अलग है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो इस पूरे को आप एक सैंपल नहीं समझोगे, आपने गिवन पॉपुलेशन डेटा से 9 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल निकाले हैं, और इन्हीं में से किसी एक सैंपल का आपको यूज करना है। ये क्लियर? यस सर। यस यहां तक सर। क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक आपको क्लियर है तो इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमने क्या किया कि हमारे पास अगर कोई पॉपुलेशन डेटा गिवन होगा और उसमें से मेरे को सैंपल निकालना होगा, अगर दो दो का निकालना होगा, 3 3 का निकालना होगा, तो हम लोग किस फॉर्मूला के हेल्प से नंबर ऑफ वेज निकालेंगे और कैसे उसको लिस्ट करेंगे, वो हम लोगों ने सीख लिया है। अब थर्ड वन है कि जो मेरे पास ये सैंपल आया है, इसका सैंपल मीन निकालो। सैंपल मीन निकालो, ठीक है? तो लेटर सपोज मैं विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट को यूज करता हूं। आप चाहो तो विथ रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। लेटर सपोज मैं विदाउट रिप्लेसमेंट लेके चल रहा हूँ, मेरे पास ये पॉपुलेशन डेटा था, इससे मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सैंपल मेरे पास कुछ ऐसा आया होगा, 1 2 1 3 एंड 2 3। ये मेरे पास 3 सैंपल आए। इसका मैं सैंपल मीन निकालना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बोला, क्या ये एक अलग सैंपल है, ये अलग सैंपल है, ये अलग सैंपल है? तो पहले वाले का अलग मीन निकलेगा। एक तरीके से एक्स बार आई की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल का अलग अलग मीन। तो ध्यान से देखो, अगर मैं पहले वाले सैंपल का मीन निकालूं तो बताओ क्या निकलेगा? मीन कैसे निकालते हैं? जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो। यस सर। तो 2 + 3 1, 3 ये 1.5 आएगा। 3 + 1 4, यस। 4 डिवाइड बाय 2 ये 2 आएगा। एंड 3 + 2 5, 5 डिवाइड बाय 2 ये 2.5 आएगा। क्लियर है? दिस इज योर सैंपल मीन। तो आपने पॉपुलेशन डेटा से सैंपल निकाला, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल, और उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट सैंपल का आपने सैंपल मीन निकाला। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपका सैंपल मीन यूनिक है? कोई एक फिगर में है, मतलब सिंगल फिगर में है? नहीं है ना, यूनिक तो नहीं है ना। यूनिक का मतलब क्या होता है कि हर सारे सैंपल से एक ही रिजल्ट आता। पहले वाले से भी 1.5 आता, दूसरे वाले से भी 1.5 ही आता, तीसरे वाले से भी 1.5 ही आता। तो बोलते मेरा मीन यूनिक है, मतलब एक ही है जो कि 1.5 है। लेकिन यहाँ तो हर एक सैंपल से अलग अलग सैंपल से अलग अलग मीन आ रहा है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरा मीन है वो अलग अलग है, डिफरेंट है? यस सर। ठीक है। सो अगर आपका मीन यूनिक नहीं है, ध्यान सुनना, अगर आपका मीन यूनिक नहीं है, इसका मतलब वो रैंडम है, एक वेरिएबल की तरह, मतलब वेरी कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के लिए।
अलग अलग मीन निकल रहा है, एक तरीके से ये वेरी कर रहा है ना, तो अगर आपका मीन रैंडम वेरिएबल है तो इट मीन्स कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो अब मेरे को ना इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, वो हम लोग देखो कैसे निकालते हैं। अच्छा, मैं ना एक बार और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि इसमें माइट भी आगे कंफ्यूज आप हो जाओ, अभी हम लोगों ने यूज क्या किया था, ये जो मेरा डेटा था ये था विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। अगेन मैं विथ रिप्लेसमेंट के साथ जो मेरे पास डेटा आया था हमारे पॉपुलेशन से, वो एक बार सॉल्व करते हैं। क्या सब आया था, अगर आपको याद हो तो, एक तो 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33। तो कुछ इस तरीके से 9 डिफरेंट सैंपल आए थे। अब मैं इन 9 डिफरेंट सैंपल के लिए जब मीन निकालूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस 1 के लिए जो मीन मेरे पास आएगा वो 1 आएगा, 1+2 के लिए यस जो मीन आएगा वो आएगा 1.5, 3+1 के लिए जो मीन आएगा वो 2 आएगा, 2+1 के लिए जो मीन आएगा वो आएगा 1.5, 2+2 के लिए जो मीन आएगा वो 2 आएगा, 3+2 के लिए जो मीन आएगा वो 2.5 आएगा, 3+1 के लिए 2, 3+2 के लिए 2.5 एंड 3+3 के लिए 3। किसी को डाउट एनीवन मीन निकालने में? नो क्लियर है सभी को? चलो, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अभी जो मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा तो दोनों को बताता हूँ तो शायद आप लोग को अच्छे से क्लियर है। तो आपने क्या बोला, अगेन मैंने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको मीन फाइंड आउट हुआ है। तो आपका मीन जो है वो कोई यूनिक नंबर में नहीं है, वो एक रैंडम है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पे डिफरेंट डिफरेंट मीन लाई करेगा। तो अगर रैंडम है तो इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी वाला जो टेबुलर फॉर्म बनाते थे उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो हम लोग क्या देखा, तीसरा में सैंपल मीन निकालना सीखा। अब हम लोग फोर्थ वन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन निकालना सीख रहे हैं। मतलब जो सैंपल मीन आया है उसका मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूँ। ये इसलिए, अच्छा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों निकल रहा है, क्योंकि सैंपल मीन आपका यूनिक नहीं था, वो एक रैंडम था, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल थी, डिफरेंट डिफरेंट मीन निकल रहा था। तो मैं एक बार ना ये वाला केस विथ रिप्लेसमेंट वाला केस को यूज कर रहा हूँ। विथ रिप्लेसमेंट वाले के लिए मेरे को क्या निकालना है, सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे लिए एक्स बार जो होगा वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो बताओ, इसको देखकर, इस वाले टेबल को देखकर आपका जो एक्स बार है वो कौन कौन से वैल्यू को कैरी कर रहा है? एक तो 1, एक तो 1.5, 1, एक तो 2, 1 एक तो 2.5 2 और एक 3। एंड 3। क्लियर है? तो मैं इस तरीके से बताऊं, मेरा जो एक्स बार है वो या तो 1 होगा, या तो 1.5 होगा, या तो 2 होगा, या तो 2.5 होगा, या तो 3 होगा। मतलब इन्हीं नंबर में से आ रहे हैं। अब मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो कैसे निकालते हैं, क्लास 9 10th में जो सीखा होगा। तो हम लोग गिवन डेटा में देखते हैं ना, फेवरेबल आउटकम कितना है मेरा, बताओ 1 कितनी बार है, एक ही बार है। टोटल नंबर मेरे पास कितना है, 9। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 के करॉस्पॉन्ड में जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/9 आएगी? यस क्लियर? सिमिलरली 1.5 के करॉस्पॉन्ड में देखेंगे तो 1.5 कितनी बार है, 2/9। एक, दो, 2 बार है, तो 2/9। वेरी गुड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/9। 2 के करॉस्पॉन्ड में देखेंगे तो 2 कितनी बार है, एक तो यहाँ है, एक 2/9। यहाँ है, एक यहाँ है, 3 बार है 2। ठीक है, 3 बार है ना, 2 2 4, हाँ 3 बार है 2, तो 3 बार 2 है हाँ तो 3/9। 2.5 के करॉस्पॉन्ड में देखेंगे तो 2.5 एक तो यहाँ है और एक आपके पास, आई थिंक एक ही है क्या, सर चलो 2 एक है ही है, 2। दो है, और हाँ एक यहाँ यस है, दो है। तो कहने का मतलब 2/9। और 3 आई थिंक आपका एक ही होगा, 3 आपके पास बस एक ही है वहां पे, दैट इज 1/9। और अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बनाया है ये सही है तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो मतलब आप गलत कर रहे हो। जब इसको आप ऐड करोगे तो 3 2 5 1 6 2 8 1 9, 9/9 ये 1 आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सभी को? यस सर। अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता ना तो यहाँ पे क्या लिखता मैं, एक्स बार आपका यही सैंपल, बेसिकली ये जो एक्स बार आया यही आपका रैंडम वेरिएबल होता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार 1.5 एक ही बार है तो 1/3,
1/3, 1/3, मतलब 2 भी एक ही बार है, 2.5 भी एक ही बार है, इन सब का टोटल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता था आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओ, क्योंकि कई बार हो सकता है आपके पास एक्स बार की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो वहां पे आपको पहले एक्स बार का जो जो यूनिक वैल्यू, मतलब जो जो वैल्यू कैरी कर रहा है उसको पहले लिखना है, फिर उसके करॉस्पॉन्ड में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर? यस। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? एक तो नोटेशन सीख लिया, दूसरा कि किस तरीके से हम लोग गिवन पॉपुलेशन से सैंपल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सैंपल डेटा आएगा उससे सैंपल मीन कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लिया, और जो भी सैंपल मीन आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना सकते हैं वो भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे देखते हैं, अगर मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस चीज का एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस भी होगा ऑफ सैंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकालना है। तो बताओ, अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन निकालना है किसी भी चीज का, कोई भी टेबल गिवन है, क्या निकालूंगा पहले मैं? एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। यस ये क्या आएगा हमारे पास? 1.1/9, ये आएगा 3/9, ये आएगा आपके पास 6/9, ये आ जाएगा 5/9, ये आ जाएगा आपके पास फिर से 3/9। इन सबको ऐड करोगे, 5 3 8 6 14, 3 17 1 18, 18/9। तो बेसिकली ये आपके पास 2 आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, जो कि आपके पास 2 आया है। ओके, अच्छा, इसी ये जो आपने डेटा निकाला था, ये कौन से पॉपुलेशन का था? इसका था ना? पॉपुलेशन डेटा आपके पास क्या था? 1 2 एंड 3, यस इसी का था ना? इसी से तो कर रहे थे। और अगर मैं इस पॉपुलेशन का मीन निकालता तो क्या निकालता? समेशन ऑफ एक्स अपॉन में कैपिटल एन, विच इज नथिंग बट 3 2 5 1 6 अपॉन में 3, विच इज इक्वल टू 2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो पॉपुलेशन का मीन है और जो सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन है वो आपस में इक्वल है? यहां से बोल सकता हूँ एक्सपेक्टेशन यस ऑफ एक्स बार आपका इक्वल है किसके? पॉपुलेशन मीन के। अगर ऐसा होता है तो इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे एक्स बार इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर। अनबायस्ड एस्टिमेटर, किसी भी सैंपल पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन अगर पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सैंपल पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन उसी के पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाए या पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं उस सैंपल पैरामीटर को अनबायस्ड एस्टिमेटर। मतलब यहाँ पे एक्स बार जो था मेरा सैंपल Sir, पैरामीटर था। can you repeat? हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक्स बार सैंपल पैरामीटर था। सैंपल पैरामीटर का जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ गया। इट मींस ये जो एक्स बार है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। क्लियर? यस ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आगे इसका यूज आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अगर म्यू के बराबर आ जाता है, इट मींस इट इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर। सिमिलरली अगर मेरे सर को एक बार और रिपीट कर दूं, लाइक सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन अगर सैंपल मीन का अगर एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन मीन के बराबर आता है तो वो सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर कहलाएगा। क्लियर मीनाक्षी? सर तो फिर हमें दोनों ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट बोथ। नहीं नहीं नहीं, बस यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, अगर पेपर में बोलेगा तो करना पड़ेगा दोनों, अदरवाइज एक ही करना है। तो फिर हमें ठीक है, पता कैसे चलेगा दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं लगभग चांस में सेम ही आएंगे। अभी तो हालांकि आपके सिलेबस में तो हमेशा सेम आएगा। पेपर में आपको हो सकता है एग्जामिनर बोले ओनली ये निकाल लो, तो आपको यही निकाल के छोड़ देना है। हो सकता है एग्जामिनर बोलते नहीं, आप ना शो करो, ऐसे बोल दे, लिख दे पेपर में, सो डेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार ये म्यू के बराबर है। इस केस में आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। क्लियर? ओके सर। चलिए, या फिर एग्जामिनर आपको बोल दे कि सो डेट एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो भी आपको यही प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, चलिए,
सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन उस पैरामीटर के पॉपुलेशन के बराबर आता है तो उस सैंपल पैरामीटर को हम लोग अनबायस्ड कहते हैं। आगे देखते हैं। अब मेरे को बोला गया वेरिएंस निकालना है, एक्सपेक्टेशन तो निकाल लिए, वेरिएंस निकालना है। क्या वेरिएंस के लिए एक फॉर्मूला हम लोग सीख कर आए सेमेस्टर 1 में? अगर वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालना है, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर? Yes, यस sir. सर। ये सबको पता है? चलिए, ये मेरे को पता है ये नॉट ये, हाँ ये मेरे को पता है कि 2 आया, अभी निकाल के बैठे हैं। बट मेरे को ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे। X bar PX के into X bar से कर देते हैं. बिल्कुल सही, ये करते हैं ना, सबको क्लियर है ये वाला? तो ये कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 1/9, ये 1/9 आएगा। 1.5 का स्क्वायर इंटू में 3/9, कर लोगे या कर दूं? कर लेंगे। चलो मैं कर ही देता हूँ एक क्वेश्चन, अदरवाइज आप लोग बोलोगे 1.5 इंटू में 1.5 2.25, तो 2.25 इंटू में 3 को भी करना है ना, नॉट 3 इंटू में 2, तो ये 4.5 आएगा। सो 4.5/9, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 3, ये आएगा 12/9। फिर 2.5 इंटू में 2.5 और इसको मल्टीप्लाई करना है फिर 2 से, तो 12.5/9, और यहां से 3 का स्क्वायर 9/9। आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा, जो कि आई थिंक आपका क्या होगा, 12 9 21 1 22, और 12.5 प्लस में 4.5, आई थिंक ये 39 आएगा आपका। चेक कर लेना वैसे आप लोग, तो 39/9 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे 39/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से अगर मेरे यस। को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार निकालना हो तो क्या निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स बार। क्लियर? वेरिएंस ऑफ एक्स बार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस स्क्वायर। क्लियर है? यस। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार को हम लोग एस से एस। रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज मैं और समझा रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए इस चीज को रिमूव कर रहा हूँ, यहां से इस चीज को रिमूव कर रहा हूँ, एक और नया नाम बता रहा हूँ। ये जो आपके पास आया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, इसको पहले लिखते हैं, ये क्या है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल मीन, जो कि क्या होगा आपका अंडर रूट वेरिएंस, जो भी आपके पास आएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर। तो ध्यान रखना, सैंपल मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एरर। क्लियर है? यस। ओके। अभी तो मान लेते हैं मेरे पास वेरिएंस आ गया, तो मैं वेरिएंस के वैल्यू को पुट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अदरवाइज इसके लिए आपके पास फॉर्मूला भी आता है, उस फॉर्मूला को भी मैं आपको बताऊं। वो फॉर्मूला क्या है, वो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट करके भी सॉल्व निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा वो भी अभी समझाएंगे। बाकी यहाँ तक बताओ, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि कैसे पॉपुलेशन से सैंपल डेटा बना निकालते हैं, फिर सैंपल डेटा से सैंपल मीन निकालते हैं, फिर सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, या इसमें कोई डाउट है? बोलो। क्लियर है। पक्का? तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन हमारे पास आया, बोला आपके पास एक पॉपुलेशन डेटा गिवन है, क्या है, 2 4 6 8, ये गिवन है आपके पास। ठीक है? पहले पार्ट में आपको बोला फाइंड दी पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बी पार्ट में आपको बोला हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन डेटा
विथ रिप्लेसमेंट, चलो विथ नहीं विदाउट रखते एक बार, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, क्योंकि विथ का भी करके आए थे हम लोग ना, तो विदाउट इस बार रखते हैं। सी, अब ध्यान से देखो, सी पार्ट में बोला आपको फाइंड आउट दी, अच्छा इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको आगे और लिख लेना। इसमें आपको बोला लिस्ट देम, इसको लिस्ट भी करो, जो आप निकालोगे उसको फिर लिखो भी। तीसरे पार्ट में बोला फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। इसके बाद डी पार्ट, डी पार्ट में आपको बोला सो डेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वो म्यू के बराबर होगा, मतलब पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा, एंड वेरियंस को छोड़ दो, ये लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, सिंस यहाँ पे मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट लिया है तो ये इसके बराबर होगा सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन माइनस वन। कोई बताएगा यहाँ पे सिग्मा क्या है? सर पॉपुलेशन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरी गुड। ओके, तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन आएगा, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा, पक्का मिलेगा, और ये क्वेश्चन का वेटेज होगा 10 नंबर। 10 नंबर में आपसे ये 4-5 चीजें पूछ लिया है। कैसे आगे बढ़ेंगे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कर रहे हैं ए पार्ट। आपके पास डेटा पॉपुलेशन क्या गिवन है? 2, 4, 6 तो आपके पास डेटा है 2, 4, 6, 8। पहले पार्ट में बोला आपको मीन निकाल लो, पॉपुलेशन मीन क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स, लेट सपोज ये एक्स के फॉर्म में गिवन होगा, डिवाइड बाय एन। तो 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 अपॉन में 4, 5। किसी को डाउट एनी वन मीन निकालने में? बोलो ये क्लियर है सभी को? यस सर। मैं डेटा को ऐसे लिखता हूँ सो डैट कि और अच्छे से क्लियर हो। 2, 4, 6, 8 ऐसे आप। चलिए, इसके बाद बोला था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला, पहले मैं वेरिएंस निकालूंगा सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स माइनस में म्यू का स्क्वायर ऑल अपॉन में कैपिटल एन। तो सबसे पहले मैं एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर निकाल लूं, यहां से क्या आएगा? 2 - 5 का स्क्वायर, 2 - 5 -3, -3 का स्क्वायर 9, 4 - 5 -1, -1 का स्क्वायर 1, 6 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9। इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। 20 और टोटल कितना है साइज आपके पास पॉपुलेशन का? 4। तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास 5 आ चुका है। बट आपको पेपर में क्या बोला था? सिग्मा स्क्वायर नहीं बताने, सिग्मा बताने के लिए। सिग्मा क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर विच इज अंडर रूट 5। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले पार्ट में किसी को डाउट है? वन नो सर। क्लियर है? चलिए, तो पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। बी पार्ट, बी पार्ट में आपको बोला सबसे पहले कि हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी पॉपुलेशन डेटा, और बता दिया यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पॉपुलेशन डेटा आपके पास था 2, 4, 6, 8, मतलब कैपिटल एन आपके पास है 4, सैंपल साइज आपको 2 2 के लेने हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो बताओ नंबर ऑफ वेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? सर NCN 4C2 एन सी एन विच 12 इज 4C2, जो कि क्या आ जाएगा? आई थिंक आपका यहाँ पे करोगे तो 3 3 12 12 डिवाइड 6 आ जाएगा। एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर? यस। तो यहाँ से 6 आ जाएगा। चलिए, अब इसको बोला आपको लिस्ट भी करने के लिए, जो 6 आएगा उसको लिस्ट भी करो। तो बेसिकली डेटा मेरे पास पॉपुलेशन क्या सर है, मैं लिख लूँ एक बार। मेरे पास है पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, और इससे विदाउट रिप्लेसमेंट में 6 डिफरेंट सैंपल बना सकता हूँ 2 2 करके। तो वो क्या सब हो सकता है? वो या तो 2, 4 हो सकता है, 2, 6 हो सकता है, 2, 8 हो सकता है, वो 4, 6 हो सकता है, 4, 8 हो सकता है, वो 6, 8 हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? कुछ भी करोगे तो फिर रिपीटेशन आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? 6 डिफरेंट सैंपल। क्लियर है? अब बोला जो आपके पास डिफरेंट 6 सैंपल आया है, लिस्ट भी आपने कर दिया, मतलब बी पार्ट भी आपका हो गया सॉल्व। सी पार्ट में बोला आप क्या करो, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, किसका? सैंपल मीन का। तो अगर आपको सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो पहले सैंपल मीन निकालना पड़ेगा। यस। बोलो
तो कैसे निकालोगे? जो गिवन सैंपल है इससे आप सैंपल मीन निकालोगे। लेट सपोज आपने यहाँ से सैंपल मीन निकाला, 4 and 2 का मीन क्या आएगा? 4 2 6 डिवाइड बाई 3। रूट 3 आएगा। 6 and 2 का 4 आएगा। 8 and 2 का 5 आएगा। 6 and 4 का भी 5 आएगा। 8 and 4 का 6 आएगा। 8 and 6 का 7 आएगा। तो आपके पास ये आ गया क्या? एक्स बार। तो देखा जाए तो आपका जो एक्स बार है, जो एक रैंडम वेरिएबल है, क्यों है? क्योंकि जो मीन है वो यूनिक नहीं है, वो अलग अलग वैल्यू है। वो कौन कौन से वैल्यू को कैरी करता है? वो या तो 3 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 7 है। इसके क्रॉसपॉन्ड में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 3 कितनी बार है, मतलब ये टोटल आपके पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास आउटकम 6 थे। इस 6 में से 3 एक बार है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी 1 बाय होगा 1/6। 4 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 1/6। 5 कितनी बार है? 2 बार है, 2/6। 6 एक ही बार है, 1/6। 7 एक ही बार है, 1/6। और इन सब का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, तभी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया है, अदरवाइज गलत बनाया है। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सभी को? यस सर। तीसरा पार्ट भी आपने कर लिया। अब आपको फोर्थ पार्ट में बोला कि आप शो करो कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होगा, मतलब सैंपल मीन का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। तो पॉपुलेशन मीन तो आपने निकाल कर बैठे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा। सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक्स एक बार और इंटू कॉलम पी। एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार निकालना पड़ेगा, विच इज 3/6, 4/6, 10/6, 6/6 एंड 7/6। इन सबको ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10 6 16 4 20 7 27 3 30/6, विच इज इक्वल टू 5। मेरे पास ये आ रहा है 5। क्या ये आपके म्यू के बराबर है? यस सर। यस। हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू, हेंस प्रूव्ड। बस यही करना था। इसके आगे क्या बोला, ध्यान से देखो। इसके आगे बोला आपको कि आप ये भी प्रूफ करो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार जो होगा वो इसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन होल अपॉन में अंडर रूट n - n - 1। सबसे पहले आप क्या करो? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार निकाल लो। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार के लिए क्या मैं पहले वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकाल सकता हूँ? वो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ये मेरे को पता है 5 का स्क्वायर, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए मेरे को एक और कॉलम चाहिए, वो होना चाहिए एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, ये चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू में ये तो 9/6। 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16/6। 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 2, 50/6। 6 का स्क्वायर 36, तो 36/6। 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इंटू में 1/6, तो 49/6। इन सबको आप ऐड करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा आपके पास 9 6 15 160। 21, 9 30 के 0 3, 1 4, 5 4 9 3 12 4 16। वेरी गुड। 160 डिवाइड बाई 6। क्लियर है? तो यहां से आपके पास आ गया 160 डिवाइड बाई 6। सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट 160 डिवाइड बाई 6 माइनस में 25। 6 160 माइनस में 25 इंटू में 6 कितना होता है? 150। बोलो। यस 10/6। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार क्या होगा? अंडर रूट 10/6, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ लिख सकते हैं? सर 2√5 डिवाइडेड बाय। इसको आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट 10/6 को? एक सेकेंड। अंडर रूट, इसको कुछ मत लिखो, 5/√3 रहने दो। ये होगा, चलेगा? चलिए। तो ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार निकाला। आपको प्रूफ क्या करना था? आपका जो टू प्रूफ था वो था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, ये क्या होना चाहिए? सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन होल अपॉन में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, एन माइनस में 1। ये आपको बोला प्रूफ करने के लिए। आप यहां से आर एच एस लो। आर एच एस आपका क्या है? सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन होल अपॉन में कैपिटल एन माइनस में 1। बताओ, सिग्मा आपने निकाला था पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन शुरुआत में, जो कि आपका √5 था। यहाँ पे आप लिखोगे √5, तो दिस इज योर तो रूट सर फाइव यस। सर उसको 2√5 नहीं लिख सकते ना, उसको तो √10 ही रहेगा।
अगेन बोलना, क्या बोलना चाह रहे हो? सिंप्लीफाई किया है सर ने बस। बस मैंने इसको डिवाइड, दो दूनी लिया के, दो 3 जा 6, 2 5 जा 10, बस ये किया और कुछ नहीं। ओके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एन। आपका एन मतलब क्या? सैंपल साइज बताओ। सैंपल साइज यहाँ पे 2 है। कैपिटल एन पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन साइज आपका कितना था? पॉपुलेशन था आपका 2468, तो पॉपुलेशन साइज 4 है आपका। यस सर। तो यहाँ पे आपने लिखा 4 माइनस सैंपल साइज 2 है, 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करो। √5 अपॉन में √2, यहाँ करोगे तो ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। तो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से √2 और ये √2 कट जाएगा, बचेगा क्या? √5 अपॉन में √3। क्या ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार के बराबर है? यस सर। हैंस प्रूफ। तो आपसे पेपर में क्या बोला गया? ये फाइंड आउट करो, मतलब प्रूफ करो। और आपने ये चारों के चारों चीजें प्रूफ कर दी और मतलब इसी फाइंड आउट कर लिया, तो ये आपके पास टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी को क्लियर हो गया कि कैसे पॉपुलेशन डेटा से हम लोग सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उस सैंपल से हम लोग सैंपल मीन निकाल सकते हैं, फिर उस सैंपल मीन से उसके डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, और उसी के डिस्ट्रीब्यूशन से फिर हम लोग एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब मैं बताता हूँ। हालांकि जैसे यहाँ पे प्रूफ हो गया ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा एक्स बार लिख सकते हैं। चलो मैं यस आपको सर। बताता हूँ कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। जिसे मैंने यहाँ बोला स्टैंडर्ड एरर, इसी चीज को हम लोग सिग्मा एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका नोटेशन है। तो स्टैंडर्ड एरर को सिग्मा एक्स बार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए ये क्लियर है। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फॉर्मूला। ध्यान से देखो। पेपर में लेटर सपोज आपको फॉर्मूला यूज करना पड़े तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे? बोलता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा आपके सैंपल मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलेगा आपके सैंपल मीन का, उसके दो फॉर्मूला हो सकता है। क्या सर? एक तो सिग्मा अपॉन में √n, एक तो सिग्मा अपॉन में √n, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, ऑल अपॉन में कैपिटल एन माइनस में 1। बताओ ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था वो कौन सा केस में किया था? विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? सर विदाउट रिप्लेस। विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट दिया जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर विथ रिप्लेसमेंट बोला जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? यस ओके, सर। अब ध्यान से एक और चीज सुनो, नोट करो। मान लेते हैं पेपर में क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन आपको ये नहीं मेंशन है कि विदाउट विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये दो वर्ड मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। विथ एंड विदाउट ये दो वर्ड मेंशन नहीं है। तो इस टाइम पे हम लोग कौन सा मेथड को यूज करेंगे? तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम लोग एक चीज ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कैपिटल एंड स्मॉल एन। मतलब अपने क्वेश्चन में मैं ढूंढूंगा कि पॉपुलेशन साइज कितना है एंड स्मॉल साइज कितना है, सैंपल साइज कितना है, सॉरी, पॉपुलेशन साइज एंड सैंपल साइज। अगर आपका इफ जो सैंपल साइज है एंड स्मॉल एन, ये पॉपुलेशन के साइज से 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा हो, तो इस टाइम पे हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट। अदरवाइज अदरवाइज विथ रिप्लेसमेंट। बेसिकली ये क्या है? अगर आपका सैंपल साइज ये 5/100 इंटू में जो आपका कैपिटल एन है इससे बड़ा हो, जैसे लेटर सपोज मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास एन दे रखा है 1000, स्मॉल एन दे रखा है 100, तो बताओ क्या स्मॉल एन आपके कैपिटल एन के 5% से बड़ा है? बोलो। यस इसका सर। 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 85 तो आएगा। बट स्मॉल एन तो 100 है। क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरा स्मॉल एन है ये 5% ऑफ कैपिटल एन है, बड़ा है, तो इस टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर है? अगर ये इससे छोटा या इक्वल टू रहता तो विथ रिप्लेसमेंट। ये कंसेप्ट क्लियर सभी को? यस सर। दूसरा, मान लेते हैं इफ
कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, कैपिटल एन एंड स्मॉल एन गिवन नहीं है, या फिर इन दोनों में से कोई एक है दूसरा नहीं है, तो आप कैसे निकाल पाओगे? तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन गिवन, देन आप हमेशा विथ रिप्लेसमेंट यूज करोगे। क्लियर? तो कब विथ रिप्लेसमेंट, कब विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज होता है, ये समझ में आया सभी को? यस क्वेश्चन सर। मेंशन कर देगा तब तो सही बात है, तब तो जो बोलेगा वो करेंगे। मेंशन नहीं करेगा तो हम ढूंढेंगे क्या क्वेश्चन में पॉपुलेशन साइज और सैंपल साइज गिवन है। अगर गिवन है तो हम लोग रिलेशन देखेंगे, क्या मेरा सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के 5% से बड़ा है, बड़ा होगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट, छोटा होगा तो विथ रिप्लेसमेंट। अगर मान लेते हैं सैंपल और पॉपुलेशन में से कोई एक ही बस गिवन है, दूसरा है ही नहीं, या दोनों में से कुछ नहीं है, तो हम लोग विथ रिप्लेसमेंट का यूज करेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जब आप एंट्रांस पेपर दोगे और एमए इकोनॉमिक्स के एडमिशन के लिए, तो वहां पे भी पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से अगर कई भी अलग अलग आप आरबीआई के पेपर दो या फिर यूजीसी नेट का पेपर दो, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज को आपको नोट करके रखना है। क्लियर? यस सर। चलिए, अब ध्यान से देखो, ये जो आपका टर्म है, जितना तो मैं इसको कर रहा हूँ ये हाईलाइट, जिसको मैं रेड से अगेन घेर रहा हूँ, ये टर्म, इस टर्म को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डेट इज फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। सो अगर पेपर में आपका मान लेते हैं 2 नंबर या 1 नंबर के लिए कैपिटल एन एंड स्मॉल एन दे दे और बोले फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर निकालो, क्या निकाल लोगे? सर तो इसमें सिर्फ वो अंडर द रूट वाला सॉल्व करना बस हाँ, अंदर की रूट वाला सॉल्व करना है। है। ओके। क्लियर है सभी को? कैपिटल एन एंड स्मॉल एन दे और बोले फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर निकालो, तो आप इसको ये निकालना है, सॉल्व करना है। और देखा गया है कि लगभग जब भी आप एंट्रांस पेपर दोगे तो ये वाला टर्म आने के चांसेस ज्यादा रहता है, मतलब ये पूछता है, क्योंकि बहुत बहुत बार बच्चा इसको मिस कर जाता है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया। क्लियर? सर रूट भी इंक्लूडेड है यस ना? सर। हाँ बिल्कुल, रूट भी इंक्लूडेड है। चलिए, सो अब ये समझ में आ गया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर लेटर सपोज हमारे पास पॉपुलेशन डेटा गिवन हो, तो उससे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल, मतलब मीन निकाल सकते हैं, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस निकाल सकते हैं। अगर मान लेते क्वेश्चन ऐसा बोलता, क्वेश्चन बोलता कि आपके पास एक पॉपुलेशन डेटा है 1 2 3, ए पार्ट में बोला लेटर सपोज आप इस डेटा को लिस्ट करो, लिस्ट, या ऐसे बोल सकता है, मान लेते ए पार्ट में आपको बोला हाउ मेनी सैंपल साइज कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। जान के मैं विथ रिप्लेसमेंट थोड़ा क्रिटिकल हो, साइज ऑफ 2 ले लो, ठीक है, हाउ मेनी सैंपल साइज ऑफ 2 कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, और उसको लिस्ट करो। और बी पार्ट में बोला शो करो सो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। बताओ ये एक्सपेक्टेशन, ये एस स्क्वायर क्या है? सैंपल मीन या सैंपल वेरिएंस? सैंपल वेरिएंस। सैंपल तो वेरिएंस। आपको सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर शो करना है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि सैंपल वेरिएंस भी आपका अनबायस्ड एस्टिमेटेड है। ओके, तो पहले पार्ट में जैसे अगर हम लिस्ट करते, हमें ये तो पता होता, इसका मैं सॉल्यूशन जब मैं करता, मेरे को ये पता है कि नंबर ऑफ वेज जब मैं विथ रिप्लेसमेंट से निकालूंगा तो फॉर्मूला लगाऊंगा एन पे पावर स्मॉल एन, मतलब 3 पे पावर 2 विच इज 9। और जब इसको मैं लिस्ट करूंगा मेरे पास क्या सब आएगा, 11 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 एंड 3 3, ये सब आएगा। अब ये तो मेरे को ये पहले पार्ट का आंसर खत्म हो गया इतना में ही। बी पार्ट में मेरे को बोला गया
कि आप क्या करो, सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन को पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर प्रूफ करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉपुलेशन वेरिएंस निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर क्या होगा बोलो। पहले तो पॉपुलेशन वेरिएंस निकालेंगे ना, पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल सकते हैं बोलो। यस यहाँ से सर। हम लोग निकाल सकते हैं ना। हमारे पास पॉपुलेशन क्या दे रखा है, 1 2 3। अगर मेरे को इसका वेरिएंस निकालना है तो कैसे होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स एक्स माइनस माइनस म्यू का स्क्वायर होल अपॉन में कैपिटल है। तो पहले मैं एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर निकाल लूंगा, और यहाँ से जब बेसिकली म्यू मेरा क्या आएगा, 3 2 5 1 6, 6 डिवाइड बाई 3 2 आएगा म्यू। तो 1 - 2 का तो मतलब -1 का स्क्वायर 1 0 3 -2, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ये मैंने करेक्ट किया है। यस सर। हाँ, तो ये टोटल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर जो मेरे पास है वो 2 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन डेटा से यस सर। पॉपुलेशन वेरिएंस तो सब निकाल सकते हो ना, आराम से निकाल सकते हो। अब मेरे को बोला कि इस पॉपुलेशन वेरिएंस जो भी आया है, तो आप सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन को पॉपुलेशन वेरिएंस बनाओ। तो अगर मेरे को सैंपल वेरिएंस के एक्सपेक्टेशन को प्रूफ करना है, तो इस गिवन सैंपल से बताओ मैं किसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, सैंपल मीन का कि सैंपल वेरिएंस का, सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस का। तो जिस भी पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन हमें निकालना है, हमें उसी पैरामीटर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ये क्लियर है आप लोगों को। अभी तक हम लोग गिवन यस। सैंपल से सैंपल मीन निकाल रहे थे, क्योंकि हमें वहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार चाहिए था, तो हम लोग एक्स बार निकाल रहे थे। लेकिन आज आपको बोला नहीं, मीन नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन। तो सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो मेरे को कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, सैंपल वेरिएंस का। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट सैंपल को लेकर हर एक का वेरिएंस पहले निकालूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जैसे मेरे सपोज मैंने पहले वाले सैंपल के लिए ये वन 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 वाले इसका मैं वेरिएंस निकाला, तो पहले वाला सैंपल मेरे लिए कुछ इस तरीके से काम करेगा, 1 1। लेट सपोज ये y है, तो इसका वेरिएंस निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सैंपल वेरिएंस के लिए, समीशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में n - 1। बोलो यस। क्लियर है। तो पहले मेरे को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, समीशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो उसके लिए पहले चाहिए y यस। बार, इसका y बार क्या आएगा, 1 + 1 डिवाइड बाई 2 1 ही आएगा। तो 1 - 1 का स्क्वायर 0, 1 - 1 का स्क्वायर 0। तो ये तो मेरे पास 0 आ रहा है, तो यहां से जब मैं निकालूंगा तो 0 अपॉन में टोटल मेरे पास n कितना है, 2 है। 2 - 1 तो 0 अपॉन में 1, ये 0 ही आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 1 का जो सैंपल वेरिएंस आया वो 0 आया है। यस। और ये बात समझ लो, जब भी आपके पास डेटा की वैल्यू सेम होती है ना, गिवन डेटा गिवन सैंपल में हर एक सैंपल आपका सेम है, तो हमेशा उसका वेरिएंस 0 आएगा। तो मैं अपने मन से विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट, मैं 2 2 का वेरिएंस भी 0 आएगा मैं लिख सकता हूँ, 3 3 का वेरिएंस भी 0 आएगा मैं लिख सकता हूँ, आप निकाल लेना। क्लियर। अब मेरे को वेरिएंस निकालना है किसका, इसका 1 2 का। तो मेरे लिए डेटा क्या है, सैंपल डेटा क्या है, 1 और 2। सबसे पहले मैंने इसका मीन निकाला, इसका मीन क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाई 2 1.5 आएगा। फिर मैंने इसका y - y बार निकाला, तो y - y बार का होल स्क्वायर ये निकाला। तो 1 - 1.5 0.5, फिर उसका स्क्वायर वो जो आएगा वो लिखेंगे, इसका जो आएगा वो लिखेंगे। फिर ये जो मेरे पास आएगा इसको फिर मैं इस वाले फॉर्मूला पे पुट करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो इसके कोरस्पॉन्ड में लिखेंगे। क्लियर है बोलो। यस सर। और जो यस सर। 1 2 का आएगा वही आपका वेरिएंस 2 1 का भी आएगा, क्योंकि डेटा में बस क्या है 1 2 2 1, बस ऊपर नीचे ही तो लिखा हुआ है। क्लियर है। सिमिलरली आप 1 3 का निकालोगे, और जो 1 3 का आएगा वही 3 1 का आएगा। सिमिलरली आप 2 3 का निकालोगे, जो 2 3 का आएगा वही 3 2 का आएगा। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, सब वेरिएंस आ गए। अब इनमें से मान के लेटर सपोज अज्यूम करके चल रहा हूं मैं, इसका 0 आया, इसका इसका ए आया, इसका और इसका बी आया, एंड ये वाला टर्म जो था मेरे पास सी है, और ये वाला टर्म मेरे पास सी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जो वेरिएंस आए हैं वो कौन कौन से वैल्यू को टैग कर रहे हैं, एक तो 0, एक तो ए, एक तो मेरे पास बी, एक तो सी। तो टोटल 4 वैल्यू कैरी कर रहे हैं। क्लियर। अब यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्क्वायर निकाल सकता हूँ। 0 0 कितनी बार है, 1 2 3,
3 डिवाइड बाई टोटल कितना है 9, 3 डिवाइड बाई 9। ए कितनी बार है, तो ए मेरे पास 2/9। दो दो ही है, तो 2/9। बी कितनी बार है, तो बी मेरे पास एक दो ही है, तो 2/9। सी कितनी बार है, 2 है, तो 2/9। टोटल क्या 9/9 आ रहा है, यस 1। दिस इज योर व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर। तो क्या कैसे निकलेगा ये, एस स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ऑफ इंटू एस। पी ऑफ एस। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका जो टोटल आएगा, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, वो डेफिनेटली आपके सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को कंसेप्ट, यस सर। यस सर। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन जिस भी पैरामीटर के लिए निकालने के लिए बोला गया है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन उसी पैरामीटर का चाहिए। तो हमेशा आप मीन ही निकालोगे ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बोल सकता है वेरिएंस निकालने के लिए, बोल सकता है रेंज का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए, जो भी गिवन होगा तो बता देगा, तो आपको उसके करस्पॉन्ड में पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। डिफरेंस बस इतना ही आया था कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, गिवन सैंपल से मीन निकालते थे, लेकिन आज हमने क्या किया, गिवन सैंपल से वेरिएंस निकाला। अगर इसी गिवन सैंपल से मेरे को रेंज निकालने के लिए बोलता तो रेंज भी निकाल सकते थे ना। रेंज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ का रेंज होता 1 - 1 0, यहाँ का होता 2 - 1 1, यहाँ का होता 3 - 1 2, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बोलो हो सकता था। यस सर। तो अगर रेंज बोलता तो रेंज निकालते। तो फिक्स नहीं है कि मीन ही बोलेगा, रेंज भी बोल सकता है, वेरिएंस भी बोल सकता है, जो बोलेगा उसके करस्पॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। बस आपको क्या आना चाहिए, सैंपल डेटा निकालना आना चाहिए कि कितने डेटा बन सकते हैं। क्लियर, बताओ। एक क्वेश्चन लेटर सपोज आपसे को बोला बोला आपके पास गिवन है सैंपल ऑब्जर्वेशन, दैट इज x इज इक्वल टू 2 4 6 8 9 10 11 1, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अगेन एक और ले लो, एक ले लो आप 20, एक ले लो आप 14, कुछ इस तरीके से। ए पार्ट में बोला आपको एक्सपेक्ट मीन निकालो, कुछ इस तरीके से सैंपल मीन निकालो। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं, वो एक्स बार निकालो। और बी पार्ट में बोला आपको कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार निकालो। बताओ ए पार्ट के लिए आप लोग क्या करोगे, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में ये यस इन सब टर्म को ऐड करोगे, अपॉन में एन करोगे, बोलो ठीक है। और मान सर। लेते गिवन देता, गिवन डेट, यहाँ पे गिवन दे देता आपको कि सिग्मा इज इक्वल टू 20 है, लेट अस सपोज 20 ना मान के चलो 2 मान लो, गिवन दे देता सिग्मा सिग्मा इक्वल टू 2 इसी क्वेश्चन में। अब बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला, कैसे निकालोगे। सर फॉर्मूला अंडर द यूज रूट करोगे, ऑफ। मतलब सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन। अच्छा कोई यस बता सकता है कि हम लोग यही फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे। अंडर रूट सर कैपिटल, क्योंकि हाँ बोलो। क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैपिटल एन के बारे में कुछ गिवन नहीं है। अगर यहीं पे मेरे क्वेश्चन में कैपिटल एन भी मेंशन होता, तो मैं कैपिटल एन और जो मेरे सैंपल का ऑब्जर्वेशन है टोटल 10, इसको पहले मैं कंपेयर करता। क्लियर है। यस सर। सेम क्वेश्चन में बोल देता अगर एन मेरा 50 है, तो एन मेरा 50 है तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल एन आपका 10 है। तो यहाँ पे जो स्मॉल एन आपका 10 है, ये क्या है, बड़ा है किसके, 5% ऑफ 50 से। तो यहीं पे सेम फॉर्मूला में फिर कैपिटल एन माइनस ये लग जाता। तो इस चीज को आपको पेपर में ध्यान देना है, बच्चा भूल जाता है, गलती कर देता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। तो अब जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, ये समझ में आ गया। यस सर। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें आपने सैंपल मीन के बारे में पढ़ा, एंड थोड़ा बहुत मैंने सैंपल वेरिएंस के ऊपर भी बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो आई होप आपको ये जो क्लास नंबर 1 है ये आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो किसी को किसी भी तरीके का तो आप लोग पूछ सकते हो। एनीवन।